वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है एथर एनर्जी की। कल के दिन एथर एनर्जी के जो शेयर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, क्योंकि पहले तो शेयर्स नीचे जा रहे थे, फिर अचानक से जो शेयर्स है वो लगभग 7% रिबाउंड कर गए, वो भी एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद। मतलब हुआ यूं था कि पहले एक ब्लॉक डील हुई NIIF के द्वारा जिसमें करीब 2.34% स्टेक बेचा गया, जिसके बाद स्टॉक 619 रुपीज के लो को टच करके सीधा 660 रुपीज के आसपास तक चला गया और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हाई थे। और सिर्फ यही एक रीजन नहीं था, एक्चुअली इनका Q2 रिजल्ट जो आया था वो भी काफी ज्यादा सॉलिड था। रेवेन्यू 54% ईयर ऑन ईयर बढ़े, लॉसेस भी कम हुए, मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं और स्टोर का जो नेटवर्क है वो 524 से बढ़ करके 700 तक का टारगेट दिया है एथर एनर्जी ने। ब्रोकरेजेस की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। कुछ ब्रोकरेजेस ने तो 837 से 925 रुपीस तक की टारगेट दे रखी है। और इससे पहले कि मैं दूसरे न्यूज पे जाऊं, मैं आपको एक और पॉइंट दे दूं कि ये जो 2.34% स्टेक बेचा गया है, अगर आप क्वांटिटी वाइज देखो तो लगभग 87 लाख शेयर्स बेचे गए हैं इस ब्लॉक डील के थ्रू। तो करोड़ों की बाइंग सेलिंग देखने को मिली थी हमें एथर एनर्जी के अंदर। बाकी आप बताओ, आपने इस मोमेंटम का फायदा उठाया था या फिर नहीं। अगली बिजनेस न्यूज है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बड़ा मूव देखने को मिला है, क्योंकि महिंद्रा और मैन्युलाइफ ने 7,200 करोड़ रुपीस का लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। और एक चीज और आपके ध्यान में होनी चाहिए कि ये जो डील है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है, क्योंकि जो हमारी ये इंडस्ट्री है इंश्योरेंस वाली वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हुई है अभी भी। और इन दोनों कंपनीज का जो पार्टनरशिप है वो 50-50% का पार्टनरशिप है, जिसमें पहले 5 साल के अंदर 1,250 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जाएगा। और फोकस ये है इस जॉइंट वेंचर का कि ये टारगेट करें रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन प्रोटेक्शन फर्स्ट प्लान्स को। बाकी रेगुलेटरी अप्रूवल मिलते ही ये जॉइंट वेंचर इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 विजन को पुश करेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस विजन के बारे में नहीं पता तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI का ये इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 विजन इस तरीके से है कि 2047 तक जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उन सभी को ये जो है वो कवर मिल जाए, जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कभी कभी, क्योंकि इंडिया एक तो बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो इंश्योरेंस एफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप एक हिसाब से देखो, टर्म इंश्योरेंस की बात जिस तरीके से की जाती है वो भी कई सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। बट फिर भी शायद कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आए तो वहां से वो लोग कुछ एफोर्ड कर सकते हैं मे बी, बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है जैसे पॉलिसी बाजार और अभी भी महिंद्रा जिसमें एंट्री ले रही है, क्या इनका फ्यूचर ब्राइट है? क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, कोरोना आ गया, फिर कभी वॉर का सिचुएशन हो जाता है, फिर दिल्ली का जो हैजार्डस सिचुएशन हो जाता है, ये सारे जो सिचुएशंस है ना, इसकी वजह से इन कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाता है कभी कभी। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की। इस सेगमेंट का Q2 FY26 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट काफी ज्यादा मिक्स है, क्योंकि शुरुआत यहां से होती है कि कंपनी पहले डीमर्ज होती है ताकि काम ये अच्छे से कर पाए, मैनेजमेंट अच्छे से हर चीज कर पाए, डिसीजन अच्छे से ले पाए, लेकिन 867 करोड़ रुपीस का नेट लॉस हो जाता है। जबकि पिछले साल सेम इसी क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अब मिक्स रिजल्ट किस लिए है? क्योंकि रेवेन्यू जो है वो 6% बढ़कर 18,585 करोड़ रुपीस तक चला गया। अब यहाँ दो चीज है जो आपको समझनी होगी, बेसिकली 3 चीजें जो आपको समझनी होगी। पहला चीज, जो ये नेट लॉस हुआ है वो अभी अभी इस क्वार्टर में हुआ है, तो इस चीज का इफेक्ट आपको उस तरीके से नहीं दिख सकता। किस चीज का इफेक्ट? मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब कंपनी डीमर्ज हो जाएगी तो फिर एग्जीक्यूशन अच्छे से होगा और दोनों कंपनीज अच्छे से और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। तो अभी अभी डीमर्जर हुआ है, प्रॉफिट्स आने में टाइम लग सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी होगी कि रेवेन्यू बढ़ा है 6%, लेकिन ये जो नेट लॉस हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी के टोटल एक्सपेंस 15% जंप कर गए। और मेनली ये जो जंप है एक्सपेंस का वो इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिली
और 2027 करोड़ रुपीस का वन टाइम फेयर वैल्यू लॉस भी देखने को मिला। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वन टाइम फेयर वैल्यू लॉस का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पे ये कहने का मतलब होता है कि बेसिकली एक ऐसा नुकसान जो कंपनी को सिर्फ एक ही बार लगता है, रेगुलर बेसिस वाला नुकसान नहीं होता है। बट जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी तो आप कह सकते हो कि वन टाइम लॉस है, क्या पता आगे चल के मटेरियल कॉस्ट सस्ती हो जाए। बेसिकली देखिए, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जब कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स होते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट होता है और उनकी मार्केट वैल्यू नीचे गिर जाती है, तो अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि जो अकाउंटिंग का रूल होता है, उसके हिसाब से उसको हम लोग फेयर वैल्यू लॉस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि जो अकाउंटिंग को होता है, हमें वो रूल फॉलो करना होता है और उसी रूल के हिसाब से ही सारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारी चीजें उस रूल के हिसाब से ही चलती हैं। आई होप आपको अब ये वन टाइम फेयर वैल्यू लॉस का मतलब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस वजह से ये न्यूज समझने में और ज्यादा आसानी हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आप चाहते हो कि मैं बनाता रहूं, मेरे अंदर मोटिवेशन आती रहे, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और बेल आइकन पे भी हिट करना होगा। खैर, बहुत हो गया प्रमोशन, अब चलते हैं बिजनेस न्यूज की तरफ। और ये बिजनेस न्यूज है फिजिक्स वाला की। फिजिक्स वाला का 3480 करोड़ रुपीस का आईपीओ अपने आखिरी दिन पे आ गया है और 1.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और 18 तारीख को ये शेयर लिस्ट भी हो जाएगा। अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआत यहां से होती है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2.7 टाइम्स की डिमांड दिखाई। एम्प्लॉइज की बात करें तो एम्प्लॉइज कोटा भी 3.5 टाइम्स भर गया, जबकि रिटेल भी 1 टाइम से ऊपर रहा। अब आप इस चीज से समझ रहे हो इसका क्या मतलब है। अब जो धीरे धीरे स्टार्टअप या फिर आईपीओ के अंदर आग बंद करके पैसे जा रहे थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्योंकि आप लेंसकार्ट में देख लो या फिर अभी फिजिक्स वाला का देख लो, और जस्ट इसके कुछ साल पहले चले जाओ आप, ओला इलेक्ट्रिक का देख लो, कितनी ज्यादा वैल्यूएशन पे लोगों ने पैसा दिया। नाइका हो गया, पेटीएम हो गया, इन सभी कंपनीज को लोगों ने भर भर के पैसा दिया था। बट वो जो जोश था वो धीरे 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 कम होते जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 1.8 टाइम सब्सक्राइब होना फिजिक्स वाला के आईपीओ का तो उतना ज्यादा इंप्रेसिंग नहीं लगा मुझे। वैसे ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में ओपिनियन शेयर करते हैं। बाकी आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में 3100 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू किया गया था और कंपनी का वैल्यूएशन अराउंड 31,500 करोड़ रुपीस मानी जा रही है। मतलब इस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। अब इस फंड का होगा क्या? इस फंड से ऑफलाइन सेंटर्स ओपन होंगे, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, क्लाउड कॉस्ट और मार्केटिंग एक्सपेंड करने में भी ये पैसे लगेंगे। हालांकि अगर आपको क्लाउड कॉस्ट नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सर्वर्स होते हैं जिसमें टीचर्स के वीडियोस जाते हैं, वही हो गया आपका क्लाउड। जैसे अमेजॉन वेब सर्वर है, सेम टू सेम वही चीज हो रही है यहाँ पे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या फिजिक्स वाला का भी हाल बायजूस की तरह होगा या फिर नहीं? वैसे मेरे हिसाब से देखो तो फिजिक्स वाला एक बिल्कुल अलग ट्रैक पे है। फिजिक्स वाला ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ हाइब्रिड मॉडल पे है। मतलब कि ये तीनों मॉडल पे बहुत ही एग्रेसिवली स्केल कर रहा है, तो शायद ये फिजिक्स वाला जो है वो बायजूस की तरह बर्बाद न हो। अगली बिजनेस न्यूज है रियल सेक्टर से रिलेटेड। रियल सेक्टर के अंदर एक बड़ी खबर निकल के आई है। ईडी ने जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया है। ये केस उन होम बायर से जुड़ा हुआ है जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पैसे कंस्ट्रक्शंस की बजाय दूसरे जगह पे डाइवर्ट किए गए। और अगर हम ईडी की बात माने तो ईडी के मुताबिक जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने बायर्स से लिए गए 14,599 करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा ग्रुप एंटिटीज और ट्रस्ट को ट्रांसफर किए। बड़ा झोल है रे बाबा। हालांकि मनोज गौर का सेंट्रल रोल सामने आया, जो कि एलिजिडली फंड डाइवर्जन के प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन से लिंक्ड था। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने एमडी को या फिर जो मतलब उनके सेल्समैन है उनको फंसा देते हैं। बाकी मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है शायद सच में मनोज गौर जी की गलती रही हो। अगली बिजनेस न्यूज है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड और ये डेटा लाया है पॉलिसी बाजार ने। पॉलिसी बाजार के मुताबिक दिल्ली और जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उसके अंदर पॉल्यूशन स्पाइक के बाद इंश्योरेंस क्लेम काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। खासकर सर्दियों के शुरू होते ही रेस्पिरेटरी और आई रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चे, बूढ़े और अस्थमा जैसे पेशेंट्स में सिम्टम्स देखने को मिलती है, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ब्रीदिंग सपोर्ट, नेबुलाइजेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस भी बढ़ते जाते हैं और हेल्थ केयर के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन भी पड़ता है। और ये जो पैटर्न है वो हर साल दिवाली के बाद रिपीट होते जा रहा है लगातार। अगली बिजनेस न्यूज है एशर मोटर्स की। एशर मोटर्स का Q2 रिजल्ट आया और रिजल्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि प्रॉफिट 25% जंप करके 1369 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। और ये जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली रॉयल इनफील्ड के रिकॉर्ड सेल से आई, जिसमें फेस्टिव डिमांड्स के वजह से काफी ज्यादा जबरदस्त बूस्ट देखने को हमें मिला। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 45% बढ़कर 6172 करोड़ रुपीस हो गया। मार्जिन्स भी काफी ज्यादा स्टेबल रहे, मतलब मार्जिन्स उनको मतलब कि डिस्काउंट नहीं देना पड़ा। अक्सर क्या होता है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक को आप देख लो, अगर उनको अपनी ऑटो सेल बढ़ानी होती है तो वो डिस्काउंट देते हैं और ओवरऑल डिस्काउंट देने से मार्जिन्स थोड़े से कम हो जाते हैं। बट यहाँ पे मार्जिन्स स्टेबल रहे और इबिड्डा 39% ऊपर रहा और रॉयल इनफील्ड ने अपना ऑल टाइम हाई 3.27 लाख बाइक्स बेच करके 45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखी तो मैं बता दूं, कल से हम वापस से फेस वाली वीडियो पे ही आ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उस वजह से मुझे फेसलेस वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा और उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। बट कल से आपका एक्सपीरियंस हमेशा की तरह अच्छा ही होगा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।